आज पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबके पास ये बुक होना चाहिए और ये प्रैक्टिस होना चाहिए, हर रोज रूटीन बना लो प्रैक्टिस करने का, इसके कोई क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स बताएंगे, जो सवाल आते हैं वही बताएंगे, कोई इधर उधर नहीं करेंगे। अपन डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स में कूद जाएंगे, ठीक है। अपन डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स में कूद जाएंगे, इसका बेसिक करते हुए जो सवाल आता है इसके वही करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पहली बात तो जो सवाल मेनली आता है वो दो तीन चीज़ों पे आता है। एक तो इनकी वेलोसिटीज़ पे आता है, एक तो प्रेशर कैलकुलेशन पे आता है, और एक तो प्रेशर वेरिएशन पे भी आता है हाइट के साथ। वो बहुत पहले आता था वैसे तो, खैर जो भी हो। मिक्सचर वाले सवाल आते हैं, जो इस बार भी आया था 7 का फर्स्ट शिफ्ट में। मिक्सचर वाले सवाल बिल्कुल लल्लू, अभी देखना वो भी आता है। और बाकी तो थर्मोडायनेमिक्स के सवाल आते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। इस चैप्टर में दो तीन बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। तुम्हें एक पेज मिला होगा, हाँ पेज मिला है ना, बहुत बढ़िया पेज मिला है। उसमें एजम्पशंस लिखा हुआ है आइडियल गैस का। देखो पेज मिला है, उसमें एजम्पशन लिखा हुआ है। ये एजम्पशन तुम्हें याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए? बहुत पहले थ्योरेटिकल सवालों में ये एजम्पशन डायरेक्टली पूछ देता था कि बताओ ये ऐसा आइडियल गैस, रियल और आइडियल में क्या डिफरेंस है। तो ये एजम्पशन डायरेक्टली पूछता था बहुत पहले के सवालों में, इसलिए ये एजम्पशन तुम्हें बेसिक याद होने चाहिए। जैसे आइडियल गैस में अपन क्या लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये होता है वो होता है। तो जो भी एग्जाम्पशन है ये तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये, पहला चीज ये आना चाहिए। अब सुनो, गैस केटीजी में तीन तरह का वेलोसिटी पाया जाता है। तीन तरह की वेलोसिटी होती है। एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस, एक होता है एवरेज और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। कैसा सवाल आता है समझना। तो वैसे तो तुम्हें सबको याद होगा या पता नहीं याद है कि नहीं। वी आरएमएस का फॉर्मूला बताओ। √3 RT अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करने में थोड़ा सा तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड क्या होगा। सवाल मैंने तुमसे पूछा कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड क्या होगा। नॉर्मल सवाल लग रहा है, सवाल में कुछ जान भी नहीं लग रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम है। जैसे कि तुम, चलो करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस पे O2 मॉलिक्यूल का फाइंड VRMS। देखते हैं कौन कौन इसका, तुम्हें ये सब टर्म बताना है। तो बताओ क्या क्या बताओगे। √3, R की वैल्यू कितनी लोगे? R की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर कितना लोगे? 27 केल्विन। कितना? 300 केल्विन। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। तो क्या 32 लोगे? फिर से गलती। मोलर मास जो होता है वो होता है ग्राम पर मोल। नहीं आया समझ में? बट हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। तो कैसे करोगे? 32 ग्राम पर मोल होता है। ये चीज मत भूलना, ये भी मिस्टेक कर सकते हो। आई बात समझ में? आरएमएस निकालने में ये ध्यान रखना। बेसिक बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, क्योंकि आरएमएस पे सवाल बहुत आता है। कैसे आएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का रेशियो बताओ, ये बताओ वो बताओ, यही सब आता है। कर लोगे? सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगला, अच्छा 3 RT अपॉन एम, या एक और फॉर्मूला होता है √3p/ρ है ना, 3p/ρ है ना। देखो फॉर्मूला 3p/ρ होता है। ठीक है, ये भी VRMS का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से है ये बताएंगे, डोंट वरी। वैसे तो तुम्हें कुछ ये पता है ना आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? वो हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है। PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV क्या? n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या इसको मैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकता हूँ? केमिस्ट्री इनटू RT। इसको V को डिवाइड कर दो। स्मॉल m अपॉन V क्या होता है? डेंसिटी, ρ/m RT। तो यही चीज यहां पे किया मैंने, RT/m को रो लिख दिया, दिख रहा? अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछा मैंने कि एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, और मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी? सोच के। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी? सोच के। हाँ बताओ। कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे सर प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ तो प्रेशर बढ़ने के आरएमएस बढ़नी चाहिए थी। प्रेशर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ जाता है। वहां सामने फॉर्मूला देखो,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी, तो P बाई रो का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए वेलोसिटी आरएमएस विल बी कांस्टेंट। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, आरएमएस वेलोसिटी विल इंक्रीज और नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर से कोई लफड़ा नहीं, यहाँ तो एक ही चीज टेम्परेचर ही तो है, वेरी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आरएमएस स्पीड बढ़ेगी। नहीं आई बात समझ में, ये बेसिक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें। आरएमएस का इस तरह का सवाल आता है। आरएमएस का एक और यूज आता है, तुम्हें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज करने का रेट। जैसे कि एक कमरे में गैस है, दूसरे कमरे में गेट को खोल दिया, तो गैस एक कमरे से दूसरे कमरे में आएगी, डिफ्यूजन होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मान लो पूछा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी आरएमएस के ऊपर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, ये भी लिखा होगा कहीं ना कहीं पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, आरएमएस वेलोसिटी के। तो ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी अंडर रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी डिफ्यूजन का रेट पूछे तो कर लेना, ठीक है। ये आरएमएस का यूज आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी वेलोसिटी यहां पर होती है एमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कितनी होती है, बोलना, 2RT/m। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। एक और वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एक सवाल बहुत फेमस बनता है, वो सवाल क्या बनता है, पहले तो पूछता था तीनों का रेशियो, वहां बहुत बनता था पहले। तो रेशियो की बात की जाए तो कितना होगा, वी आर एम एस इज टू वी एम पी। देखो सही बताऊं तो इस रेशियो में भी बहुत तरह का ये वो पूछता है, बताता हूं क्या पूछता है, √8/π। इसमें वो सवाल ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा तो सिंपल हो गया। वो क्या करता है, √3 से डिवाइड कर देता है, तो 1 समथिंग इज टू समथिंग, √2 से डिवाइड कर देता है, तो √3/2 वो जो वैल्यू आई /1 इज टू समथिंग, या 8/√π डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए तुम्हें ये डिवाइड करके तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या हुआ है, रेशियो। ये मेरे टाइम में भी सवाल आया था, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये पूछता है, ये पूछता है √3 से डिवाइड कर देगा तो 1 समथिंग इज टू समथिंग, या √2 से डिवाइड कर देगा, वो याद होना चाहिए तुम्हें, रेशियो। आ गई बात समझ में, आ गई। किसी को याद है ये, याद है किस सीक्वेंस में याद है, बता। √2 से डिवाइड करने का याद है, क्या होता है सीक्वेंस बता, पक्का सही बता। 1.224 रेशियो 1. हाँ जो भी हो, मतलब बीच में 1 आएगा और लास्ट में 128 आएगा। देखो 1.128 देख लेना, मतलब इस पे भरोसा मत करना चेक कर लेना, मतलब हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ मतलब कर लेना तुम लोग, ये याद कर लेना याद से। ये इसका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद एक चीज आता है जिसको बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट्स। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट। मतलब जैसे कि अपन धरती पे खड़े हैं तो हमारे पास कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 atm P0। लेकिन जब तुम ऊपर जाते हो तो हवा का डेंसिटी कम होता है कि नहीं होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, डेंसिटी चेंज होता है, और डेंसिटी चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है कि नहीं होता है। देखा ना, P = ρ/mRT। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक बार छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेते हैं, और तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। सवाल तो अभी रेयरली पूछा है बट याद होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केटीजी का ही पार्ट है। अपन इसमें 2 एजम्पशन लेके चलेंगे। एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, जिसको अपन m मान के चलेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ, मैं किस एयर की बात कर रहा हूँ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एयर में सब कुछ ही है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। जब भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, ठीक है। और अपन दूसरा एग्जाम्पशन ये लेके चलेंगे कि टेम्परेचर सब जगह क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 एजम्पशन लेके चलेंगे, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। निकाल क्या लेना है, ये बताओ, निकाल क्या लेना है, हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। देखो मान लो तुम
अर्थ पे हूँ, यहाँ पे प्रेशर कितना है मान लेते हैं पी नॉट है, हम वाई हाइट तक गए, यहाँ पर प्रेशर मान लो पी है, हमें पी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तरीका कैसे याद रहे तो अच्छा है, डी वाई थिकनेस का एक एयर का मतलब विड्थ का अपन ने एरिया मान लिया, ए एरिया का मान लिया, अगर यहाँ प्रेशर P है तो जस्ट Y ऊपर कितना होगा P प्लस, अच्छा डीपी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो डीपी कैसा होगा निगेटिव होगा, वो तुम्हें खुद दिख जाएगा डीपी निगेटिव होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे करें, तो करने के लिए अपन मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ प्रेशर है तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है बताओ, फोर्स कितना होता है प्रेशर इनटू एरिया, ऊपर से फोर्स इसका कितना होगा और इसका खुद का क्या है, ये बिल्कुल लेयर स्टेशनरी है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, नीचे दो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है mg प्लस इज इक्वल्स टू पी इंटू, अब mg को क्या लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, भाई मास को क्या लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना इसका मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ एयर मान लेते हैं यहाँ पर रो, जो कि बदल रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस पार्ट में डेंसिटी रो मान लिया मैंने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कोई शक, सॉरी डी वाई, मेरा जी और वाई में कंफ्यूज मत कर जाना, मैं ऐसे ही लिखता हूँ पता चला दोनों कंफ्यूज कर गए, पी डी ए कट गया पी ए, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ डी पी ए बचा विच इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले जाओ और रो, अच्छा एरिया भी कट गया, तो देखना जरा गौर से देखना कुछ छूट ना जाए, सही है ना, कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं छूटा है। कौन कौन चीज यहाँ पर वेरिएबल है जरा बताओ तो मुझे, डी वाई वेरिएबल है, अच्छा और रो, अच्छा और प्रेशर, तीन चीज वेरिएबल है, पर अपने को कितनी चीज वेरिएबल चाहिए दो, ताकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सके, तो एक चीज को किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कहां से लाएं, अरे सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू, रो को यहां से उठा के डाल दो क्योंकि रो बदल रहा है, बताओ क्या रहा है, रो को जैसे डाला तो क्या आ गया PM बाई RT, और यहाँ पे क्या 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 बच रहा है जल्दी बताओ मुझे, ओके इस P को उठाओ और यहाँ पटक दो और दोनों साइड क्या कर दो, y इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है मेरा P नॉट, से सम y से सम P, तो यहाँ से कर लेते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्टली करता हूँ मैं, डायरेक्टली बताऊँ, और डीपी पॉइंट बी क्या आ गया, इस माइनस को इधर भेज दो ना यार, माइनस से क्या है अपना टेंशन लेना, यह आ गया ln P अपॉन P नॉट, डायरेक्टली कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया माइनस MRT इंटू जी इंटू वाई, ln को उधर भेजा तो e की पावर में माइनस चढ़ गया और P नॉट को उधर भेज दिया, तो समझ रहे हो ना कि डायरेक्टली लिखो ना P बराबर P नॉट e की पावर माइनस mg अपॉन RT इंटू प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट, एज्यूमिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, ऐसा सवाल तो नहीं आया आज तक, बहुत रेयरली आया इस पे, बट फिर भी चलो याद रहे तो अच्छी बात है। हो गया ना, करो कोई दिक्कत नहीं, फाइन हो गया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। अब अपन सॉरी थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स की तरफ घूमते हैं, बट उससे पहले कुछ बातें बता दें, यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, इसलिए अब से ध्यान देना, यहाँ से कंसेप्चुअली बहुत सारी बातें बताएंगे और बिल्कुल सिंपल है, मतलब थर्मोडाइनमिक्स इतना सिंपल है कि फ्री के नंबर होते हैं, सही में फ्री के नंबर होते हैं, बेटा दे
अगर तुम्हें एग्जाम में पेपर मिले तो सबसे पहले खोजो कि साइक्लिक प्रोसेस का सवाल कहाँ है, सीपीसीवी का सवाल कहाँ है, और सबसे पहले उसी को करो, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होते, सिंपल होते हैं। चलो अब थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट करने के लिए अपन थर्मोडाइनमिक्स पहले बताओ गैस की बात करते हैं। गैस की बात करते हैं। अभी तक हम लोग जो कैलोरीमेट्री पढ़े थे वो किसकी बात हो रही थी, मतलब सॉलिड और लिक्विड, जनरली इसी की बात हो रही थी। सॉलिड और लिक्विड को जब हमने टेम्परेचर मतलब एनर्जी दी तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। तो एक्चुअली वो Q बराबर MS डेल्टा टी, S वहाँ पे क्या था, स्पेसिफिक हीट। तो हमने जो भी एनर्जी दी वो किसका फंक्शन था, टेम्परेचर का फंक्शन था। टेम्परेचर अपने को बताया कि तुमने एनर्जी दी कि नहीं दी। टेम्परेचर में अगर चेंज हुआ तो तुमने एनर्जी दी, और टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं हुआ तुमने एनर्जी नहीं दी। तो वहाँ एक ही चीज़ था कि भाई अपने को टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया तो अपने को बता दिया। गैस के साथ भी सेम चीज़ होता है, बट यहाँ पर दो पैरामीटर डिसाइड करता है। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में ये डिफरेंस होता है। जैसे कि गैस में वहाँ स्पेसिफिक हीट S डिफाइंड होता था, यहाँ पे अपन C डिफाइन करते हैं। वहाँ S यहाँ का C होता है। C होता है मोलर हीट कैपेसिटी। C क्या होता है, हाँ मतलब यहाँ क्योंकि हम यहाँ पे मोल की बात करते हैं ना, वहाँ तो मास की बात करते थे, तो मास के लिए आ गया था ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते थे। यहाँ किसकी बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे गैस है तो गैस के लिए मोल की बात होती है। बट गैस के साथ एक प्रॉब्लम है, जब भी हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो अपना इंटरनल एनर्जी मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ाने के अलावा एक काम और कर सकता है। क्या कर सकता है, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा, वही टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा रहा है। वो अपने मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ा लिया, साथ में एक और काम कर लेता है, वर्क डन कर लेता है। बट सॉलिड लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम है कि जो भी तुम एनर्जी दोगे वो एनर्जी तुम्हें दो फॉर्म में बढ़ती हुई दिखेगी। एक तुम्हें क्या दिखेगा कि वो अपनी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन तो बढ़ा लिया है, साथ में कुछ एनर्जी का वो वर्क डन में भी कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि यहां पर जब हम Q की बात करेंगे तो Q का दो हिस्सा बढ़ जाएगा। एक हिस्सा किस में बदल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में, दूसरा किस में बदल जाएगा, वर्क डन में। आई बात समझ में। बट जब वहां अपन बात करते थे किस में, कैलोरीमेट्री में, तो अपन सीधा बोलते थे Q बराबर MS डेल्टा टी, मतलब सिर्फ अपन इंटरनल एनर्जी की बात करते थे, वर्क डन की बात ही नहीं करते थे, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होता है। आई बात समझ में। सेम सब कुछ डिट्टो चलता है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर वर्क डन आता है। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। अब यहाँ पे एक टर्म आया इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, तो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी तीन हिस्सा बढ़ जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल। आइडियल मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी तो अपन लेके नहीं चलते हैं, बट रियल मॉलिक्यूल में होती है। मतलब अपन क्या मानते हैं कि दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन, तुम जब वहाँ जो पोस्टुलेट लिखा हुआ है, जो भी एजम्पशन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अपन एजम्पशन मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन। तो जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे कि इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये अर्थ इसको खींच रहा है, तो ही इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वरना अगर अर्थ इसको नहीं खींचता तो क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती, नहीं होती। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो ही नहीं सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी होता है जब दो के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। जैसे कि दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लेकिन हम गैस में क्या मान के चल रहे हैं कि किसी भी गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि उन गैस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी, सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरह की होगी, कौन कौन सी, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरा और तीसरा हाँ वाइब्रेशनल और रोटेशनल। अपन वाइब्रेशनल फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, कभी कभी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में अपन वाइब्रेशन को भी नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अपन सिर्फ दो ही की बात करेंगे, किसी किसकी, एक तो रोटेशनल, दूसरी ट्रांसलेशनल। देखा जाए तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पढ़े हो ना। बट गैस में वी के जगह अपन क्या यूज करेंगे, वी आर एम एस। वी की जगह क्या यूज करेंगे, और वी आर एम एस खुद टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वी आर एम एस √3 RT/m, वो खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है।
गैस के केस में कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो भाई इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन तो है ही, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां पे डेल्टा टी क्या आया, टेम्परेचर। यानी कि गैस के केस में इंटरनल एनर्जी जब भी बात हो रही है, यानी कि वो गैस की कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी दोनों सेम ही चीज है। गैस के केस में जब भी तुम बात करते हो इंटरनल, इंटर मतलब गैस कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा है, कौन सी, काइनेटिक। और वही काइनेटिक एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि किसका फंक्शन होगा, टेम्प, और किसी चीज का नहीं, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यानी कि चाहे दुनिया में कोई भी गैस हो, उसका टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विपार्टीशन लॉ होता है एनर्जी का। जब हमने डिराइव करते हैं हम लोग, तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उर्फ इंटरनल एनर्जी जो होता है, वो हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है F/2 nRT। जहां F को अपन बोलते हैं, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डेल्टा यू मतलब यू लगा लो, ये आ गया F, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब F में भी 3 केसेस बनते हैं, क्या क्या बताऊं, मोनो, डाई, ट्राई में भी लीनियर और ट्राई में नॉन लीनियर। डिग्री ऑफ फ्रीडम F, मोनोटॉमिक का कितना होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे याद करते हैं, जैसे कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो कितने डायरेक्शन में भाग सकता है ये बताओ, X Y, बस वही भाग सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, भाग तो 3 में सकता ही है, साथ में 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। तो बोलोगे सर तीसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट क्यों नहीं करता है, करता तो है बट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। समझो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो भी कुछ ना कुछ होगा, बट अगर इसके अबाउट करता है, इसका रेडियस इतना छोटा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट नेग्लिजिबल। यानी कि रोटेशन में सिर्फ 2 ही एक्सिस बचा, और ट्रांसलेशन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया डायटोमिक का, 5। ट्राइटोमिक में 2 होता है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर हो गया CO2, नॉन लीनियर हो गया SO2। सही बोला ना केमिस्ट्री, SO2 नॉन लीनियर नहीं होता है ना, तो सही बोला ना ठीक है। देखो तो अब लीनियर, ट्राइटोमिक लीनियर में सेम कितना, 5, फर्क ही नहीं पड़ा। बट अगर नॉन लीनियर है, सपोज कर लो मैंने बोला नॉन लीनियर ऐसा कुछ है, इसके अबाउट भी घूम सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट भी घूम सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट भी घूमेगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी कि रोटेशन का भी 3, ट्रांसलेशन का भी 3, 6। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तो किसी भी गैस का तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, F/2 nRT। T हो गया उसका टेम्परेचर, F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब भी तुमसे सवाल में, क्योंकि जेईई मेंस में 2-3 बार सवाल पूछ चुका है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, फाइंड द काइनेटिक, एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो कौन सी एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, जो होता है F/2 nRT। आई बात समझ में, n मोल गैस के लिए। अच्छा, सिंगल गैस के लिए, एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kT। सुना है 1/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सुना है, 1/2 kT होता है। तो सिंगल एटम सिंगल एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kT x में, y में भी 1/2 kT, z में भी 1/2 kT। तो मोनोएटॉमिक का कितना हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kT। डायटोमिक का 5/2 kT, सिंगल मॉलिक्यूल का। बट n मोल का कितना होता है, F/2 nRT। रिलेशन होता है ना R और उसमें K में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी। अब सुनना, मैं धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री मार रहा हूँ, धीरे धीरे मार रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, धीरे धीरे मार रहा हूँ, ठीक है। ये तो आ गया, पक्का ना, समझ में आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब F/2 nRT। अब समझो कि चीजें कैसे कैसे चेंज होगी।
थर्मोडायनेमिक्स में कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, कई तरीके के, मतलब इनफाइनाइट प्रोसेस होते हैं, बट हम लोग उस इनफाइनाइट प्रोसेस की बात नहीं करते। हम लोग गिने चुने 4-5 प्रोसेस पे ही मेन फोकस करते हैं। उसके अलावा अगर प्रोसेस आता है तो भी अपन कर लेंगे, बट दिमाग में कुछ बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है? मैंने तुम्हें अभी क्या बोला कि जब भी हम किसी को एनर्जी देते हैं तो वो 2 काम करता है। क्या क्या करता है? एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा वर्क डन करता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q बराबर डेल्टा U प्लस W। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहीं पे डिफरेंस आता है। केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले थोड़ा उल्टा सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर हम गैस के ऊपर वर्क करेंगे, उनका एजम्पशन सुनना और हमारा एजम्पशन सुनना। हम लोग बहुत सीधे साधे, एकदम सीधा साधा बात करते हैं, वो लोग थोड़ा टेढ़ा करते हैं, वो पागल ही होते हैं वो तो। खैर ऐसा नहीं, वो नहीं बोला केमिस्ट्री के, मतलब केमिस्ट्री छोड़ो, कुछ नहीं। देखो सुनो, लाइव चल रहा है क्या? ये पार्ट काट देना है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो क्या सोचते हैं, वो सारी बातें इंटरनल एनर्जी के ऊपर करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर हम गैस के ऊपर वर्क करेंगे तो हमने वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम करेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो वो क्या बोले कि जब हम वर्क पॉजिटिव करेंगे, मतलब गैस के ऊपर वर्क करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने गैस के ऊपर वर्क करने को क्या मान लिया? पॉजिटिव। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे तो भी इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो उन्होंने बोला इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का 2 तरीका है। एक तो तुम गैस के ऊपर वर्क कर दो और दूसरा बाहर से एनर्जी दे दो। तो उनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का 2 तरीका है, Q प्लस, तो Q मतलब बाहर से एनर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में वर्क कर दो सिस्टम के ऊपर तो भी ये बढ़ जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये आ गया। बट वो तो पागल ही है। हम लोग तो बिल्कुल सिंपल सोचते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन, सिस्टम में गैस भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हमने सिस्टम को कुछ Q एनर्जी नीचे से दी। अब ये Q एनर्जी लेने के बाद सिस्टम 2 काम किया। एक अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, तो Q लेने के बाद सिस्टम में एक तो U बढ़ाया, दूसरा पिस्टन को ऊपर खिसकाया। तो यानी कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग Q बराबर U प्लस W। लेकिन हमारे में सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क कैसा लेते हैं अपन? पॉजिटिव। वो कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। देखा जाए दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, बट उनका सोचने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। तो सबसे अच्छा तरीका तुम्हें कौन सा लगा होगा? मुझे पता है दिल से तुम लोग इसी तरीके की बात कर रहे हो, जवान पे कुछ और आ रही है। चलो पता है मुझे। चलो तो अपन तो सीधी सी बात करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या बोला, नॉर्मल अपन कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री में हमने क्या बोला था कि एक m मास का सब्सटेंस है, Q एनर्जी दी, तो Q को हमने क्या लिखा था जरा बताओ तो? वाह बहुत बढ़िया, ms डेल्टा टी। यहाँ s क्या था? स्पेसिफिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। वही सेम पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, गैस भरा पड़ा है, हमने इसको Q एनर्जी दी। Q बराबर यहां पर ms डेल्टा टी नहीं होगा, यहां पे होगा NC डेल्टा टी। जहां C क्या है? बोल जल्दी। मोलर हीट कैपेसिटी, ये होता है C। अच्छा ये तो Q का फॉर्मूला आ गया, Q का फॉर्मूला आ गया। हर प्रोसेस के लिए C की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? क्यों होगी अलग अलग? प्रॉब्लम ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में इनफाइनाइट प्रोसेस होते हैं। T1 से T2 जाओगे तो टेम्परेचर का चेंज तो चलो T1 से T2 मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लो मैंने बोला V वर्सेस T का ग्राफ है, तुम्हें इस पॉइंट से 1 से 2 में जाना है या 1 से कहीं भी जाना है, आप हाँ इस पॉइंट पे जाना है, सपोज कर लो, या एक काम करो पीवी का ग्राफ ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पीवी का ग्राफ ले लो, मान लो तुम्हें 1 से 2 पे जाना है। 1 से 2 जाओगे, कितने तरह का तुम तरीके से जा सकते हो? कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे करके गया। इनफाइनाइट तरीका है। हर तरीके में क्या सेम है? इनिशियल वैल्यू। अब P1 V1 पहले प्रोसेस का
बाकी सब प्रोसेस का सेम है, P2 V2 भी बाकी सब प्रोसेस का सेम है, यानी कि हर प्रोसेस का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है? अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या उनका इंटरनल एनर्जी सेम होगा या अलग होगा? हर प्रोसेस का चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा? यानी कि डेल्टा यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट मतलब उसको मतलब नहीं है कि तुम यहां से यहां कैसे गए, चाहे पहले से गए, दूसरे से गए, तीसरे से गए, उसको मतलब है कि पहले और दूसरे पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वो कौन तरीके से गए उसको मतलब, इसीलिए डेल्टा यू को अपन कौन सा फंक्शन बोलते हैं। बट प्रॉब्लम है वर्क में, जब तुम ऐसे गए तो वर्क इतना हुआ, जब तुम ऐसे गए तो वर्क इतना हुआ, जब तुम ऐसे गए तो वर्क इतना, वर्क चेंज हो गया। वर्क चेंज हुआ यानी कि वर्क कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। अब सुनना मेरी बात गौर से, यहीं से सारा किस्सा यहीं से चेंज हो जाता है। डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यहां से यहां जाने में हर प्रोसेस का डेल्टा यू सेम है। चेंज क्या हो रहा है? वर्क चेंज होगा तो क्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? और क्यू चेंज होगा तो सी चेंज होगा कि नहीं होगा? हर प्रोसेस का सी अलग होगा बट सीवी हर प्रोसेस का सेम होगा। सीवी हर प्रोसेस के लिए सीवी तो सेम ही होगा ना। सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताता हूं अच्छा सीवी क्या है? अच्छा सीवी तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी मेरी गलती है, सीवी नहीं बताया, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। क्यू चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, यहां से यहां चेंज क्या होगा? डब्ल्यू, वर्डन चेंज होगा। अब सुनना, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या बोला कि चलो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, किसी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? F/2 nRT। किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? F/2 nRT। ठीक है, अब सुनना मेरी बात गौर से, सब कंसेप्चुअल बातें चल रही क्योंकि इसके बाद सिर्फ सवाल ही होगा, कल परसों सिर्फ सवाल। अब सुन, जैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि सपोज करो मैंने इस गैस का पिस्टन को फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, हिलने ही नहीं दे रहा हूं। अब अगर मैं क्यू दूंगा तो पिस्टन हिलेगा क्या? फिक्स कर दिया, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू जीरो हो गया। अगर डब्ल्यू जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू, और मुझे पता है कि डेल्टा यू तो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है? और डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा टी, यहां कर लो, क्या घटेगा? एन एन, हाँ ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? F/2R। इसी को बोलते हैं सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हर प्रोसेस के लिए सीवी हमेशा F/2R होगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो थोड़ी चेंज होगा, नहीं आया समझ में? तो हर प्रोसेस का सीवी जो होता है, सीवी मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है F/2R। नहीं आया समझ में? आ गया समझ? हो गया? हो गया ना? यानी कि अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया। तुम्हें अब बेसिक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल ब्रॉड, देखना ब्रॉड। ब्रॉड आइडिया कैसा? देखो, थर्मोडायनेमिक्स में Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू चाहे प्रोसेस दुनिया में कोई भी हो, डेल्टा यू इज ऑलवेज NCV, ऑलवेज डेल्टा यू इज ऑलवेज NCV डेल्टा टी। चाहे प्रोसेस कोई भी हो, डेल्टा यू कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा होगा NCV डेल्टा टी। चेंज क्या होगा? क्यू चेंज हो सकता है, डब्ल्यू चेंज हो सकता है, बट ये कभी चेंज नहीं होता है। तो एक पैरामीटर तो तुम्हें पता चल गया, एक और अगर मैं तुम्हें डब्ल्यू दे दूं तो सब कुछ पता चल गया भाई। हर प्रोसेस का एक तो ये तुम्हें पता चल गया। अगर एक पैरामीटर मैं और दे दूं, क्या दे दूं? डब्ल्यू, तो फिर पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया, क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू। अब चर्चा होती है डब्ल्यू के ऊपर, तो अपन एक एक करके सारे प्रोसेस का डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके सारे प्रोसेस का डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर फर्स्ट लॉ यूज करते हुए खत्म कर देंगे। ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, बचेगा थोड़ा बहुत चीज बचेगा। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस होता है, चलो अपन बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। किसकी अपन बात करते हैं? हम इसको बैरिक बोलते हैं, तुम लोग बारिक बोलते हो, हम आइसोबैरिक बोलते हैं। चलो ठीक है, शब्द में क्या रखा है, भावनाओं में रखा है। चलो आइसोबैरिक की बात करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस की एक बहुत खास बात होती है, प्रेशर बराबर, अच्छा, किस दुनिया में चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन का भी एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यही तो होता है, और कहाँ कुछ होता है। दुनिया में चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन का भी यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके अलग अलग फॉर्मूला निकाल दिया जाता है, लेकिन बेसिक यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी टीवी। अब अच्छा, इस पे मुझे आइसोबैरिक में हेडिंग डाल दिया क्या, नहीं डाला है? तो मैं सवाल करवा दूं एक दो, डाला नहीं ना अभी, ये हेडिंग नहीं डाला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक दो सवाल मैं करवा दूं। वर्क डन का भी यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू का ये। अब इस फॉर्मूला के ऊपर बताओ इसमें क्या क्या चीज वेरिएबल है? वॉल्यूम वेरिएबल है और प्रेशर वेरिएबल है। सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके का सवाल आता है, किस तरीके का सवाल, बेसिक रफ आइडिया दे रहा हूँ, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। देखो अब इसमें इस वर्क के ऊपर कई तरीके का सवाल बन सकता है, कई तरीके का। जैसे कि एक सवाल देखो, मैंने तुम्हें बोला कि सपोज करो कोई एक प्रोसेस है, वी पी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, कोई प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी दे सकता है वो, वी पी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। हर प्रोसेस में दो फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, एक तो डेल्टा यू वाला और दूसरा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एक तो डेल्टा यू वाला, दूसरा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हमने तुमसे पूछा फाइंड वर्क डन फ्रॉम वॉल्यूम बराबर 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बताओ। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन पॉजिटिव, तुम्हें वर्क डन बताना है। अब बिल्कुल बेसिक से जाओ, तुम्हें कुछ भी, तुम्हें कोई प्रोसेस तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, तुम्हें पास वर्क डन का फॉर्मूला है, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ कैसे करो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ ऐसे करेंगे, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अब कांस्टेंट की वैल्यू मैंने तुम कुछ दे दूंगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कुछ दे दी सपोज करूं, तो कैसे करेंगे? तो अब हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, बोलो पी क्या है? हाँ देखो ना यहां से क्या बताओ, इसको के मान लो, रूट के को बाहर निकाल लो और रूट वी भी आ जाएगा ना, तो डी वी अपॉन रूट वी, 1 से लेके 2 हो गया, सॉल्व कर लेंगे, करना मत। के की वैल्यू कहां से आएगी? तो वो कंडीशन देगा कुछ, इनिशियली प्रेशर ये था, इनिशियल टेम्परेचर ये था, तो के की वैल्यू आ जाएगी। यही बात समझ में, जो भी है निकाल लेंगे, ये बेसिक आइडिया हुआ। सिमिलरली कुछ भी दे दूं मैं तुम्हें ऐसा सवाल दे दूं, सपोज करो, अब देखो सवाल मैं चेंज करता हूं कैसे। मैंने बोला एक नया प्रोसेस मेरे पास आ गया, जिस प्रोसेस में टी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ऐसा कुछ है, और मैंने पूछ दिया कि फाइंड वर्क डन फ्रॉम, वही सेम, फ्रॉम v इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। अब तो प्रॉब्लम आ गया, तुम्हें फैल गई यहीं पे। हाँ रिलेशन तो दिया है t और v में, बट अपने को तो यहां पर p आ रहा है, तो यार कर लो ना, सो कन्वर्ट pv इक्वल्स टू nrt से, बताओ क्या आएगा? t को क्या लिख सकते हो? pv अपॉन, वापस से ये सवाल उस सवाल में कन्वर्ट हो गया, पी स्क्वायर वी क्यू आ गया ना, अपॉन एन की वैल्यू 1 1 कुछ कुछ मान लो, अपॉन आर, आर को उधर भेज दिया, कांस्टेंट ही हो गया, जो भी हो गया, बराबर कांस्टेंट, रिलेशन आ गया, यूज कर लिए, काम हो गया। कोई टेंशन नहीं है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। कर लिया, समझ में आ गया, सिंपल है, निकाल लोगे वर्क डन जब भी निकालना हो, ठीक है। उसके अलावा इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पीडीवी का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो, इसका मतलब हुआ पीवी के अंदर का एरिया भी हमें क्या देगा? वर्क डन देगा। जैसे कि ऐसे मैंने मान लो कर दिया, तो इसके अंदर का एरिया, पीवी के अंदर का एरिया भी हमें वर्क डन देगा, ये भी पता होना चाहिए। क्या पीटी के अंदर का एरिया भी वर्क डन देगा? क्या वीटी के अंदर का एरिया वर्क डन देगा? नहीं, हमेशा किसके अंदर का एरिया? पीवी के अंदर का एरिया हमें वर्क डन देगा। उस इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। ये बेसिक बात आ गई। वर्क डन हर प्रोसेस का कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना।
और डेल्टा यू तो पता ही है, एनसीवी डेल्टा टी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कूदे प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का हर प्रोसेस में कूदे, कर लोगे ना, पक्का ना, चलो ओके, पर भरोसा है, कूदते हैं हर प्रोसेस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी को कोई दिक्कत, अच्छा पूछा ही नहीं, आज तो पूछा ही नहीं कि दिक्कत है कि नहीं है। आधे लोग तो कर रहे होंगे कि सर कब पूछेंगे, बताएंगे सर कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। नहीं, अगर ऐसा है तो बताओ, अभी नहीं, क्लास के बाद। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ, थोड़ा बहुत भी। बुझा रहा है या बुझ गया? एक दो वर्ड होता है, एक होता है बुझा रहा है और एक होता है सर बुझ गया। तो मतलब बिहार में होता है जनरली। बुझा रहा है मतलब समझ में आ रहा है, बुझ गया मतलब चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले प्रोसेस की अपन बात करते हैं जो है अपना आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, ठीक है। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। हर प्रोसेस में एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, एक तो पीवी बराबर एनआरटी और एक डेल्टा यू बराबर एनसीवी, हमेशा। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, पहले तो ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपने बताया। अपने को क्यू के लिए डब्ल्यू चाहिए। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू का बेसिक होता है पी, बट प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, हैं, P1 से P डेल्टा वी। जब वर्क आ गया तो अपने को पता है फर्स्ट लॉ, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस, डेल्टा यू का तो एक ही फॉर्मूला है दुनिया में हर जगह, एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी को क्या मैं एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूं? कोई शक है? P1 V1 माइनस P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। गौर से देखना, एन डेल्टा टी कॉमन ले लो। उम्र हो गई है। देखो ये कितना आ गया। अच्छा CV प्लस आर क्या होता है? CP होता है, सुना है? सुना तो होगा बचपन में। तो एन सी पी डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ये CV था ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर C की वैल्यू CP है, तो C की वैल्यू अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होती है। आ गया ये ग्राफ व्राफ तो खैर तुम्हें आता ही होगा यार, क्या मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। PV का ग्राफ पूछ दे तो कैसा होगा सर? P तो ऐसा मतलब सही में अजीब नहीं है। PT का ग्राफ बताओ, अरे PT नहीं VT का ग्राफ बताओ, ग्राफ बताओ। प्रेशर कांस्टेंट है, ऊपर लॉ लगाओ PV इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो Y इक्वल्स टू mx। मैथ के स्टूडेंट हो, नहीं आया क्या? कुछ नीट वाला तो नहीं देख रहा है ना वीडियो? चलो आ गया समझ में, आ गया ना? चलो आगे बात करें। पहला प्रोसेस अपना हो गया कंप्लीट, उड़ा दोगे हवा में। चलो ठीक है, अगला आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है भाई? वाह क्या बात है। कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो वर्क डन बराबर, कांस्टेंट वॉल्यूम तो dv जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो खत्म। फिर क्या बचा? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा, और डेल्टा यू तो हमने हमेशा पढ़ा है चाहे प्रोसेस कोई भी हो, इसीलिए इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ग्राफ तो एक ही का पूछूंगा मैं, P और T का पूछूंगा। बताओ P और T का ग्राफ कैसा होगा? अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं आया गया, आ गया। क्या है इसमें? उसके बाद प्रोसेस कौन सा आएगा जल्दी बताओ? आइसोथर्मल ले लेते हैं पहले, एडियाबैटिक पे बाद में कूदेंगे। चलो आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर बराबर, तो पीवी बराबर एनआरटी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। पी को क्या लिख सकते हो? वाह अरे गजब। V1 से तो कितना आ गया? तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया ln V2 अपॉन V1, या फिर वाह गजब P। ये गलती मत करना,
ये आ गया, ठीक है। टेम्परेचर भी आ गया, वर्क डन भी आ गया। वर्क डन आ गया, डेल्टा यू तो आपको पता ही है, आइसोथर्मल बोले तो डेल्टा टी बराबर, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हर जगह डेल्टा यू एन सी डेल्टा यहां भी लगा दिए। ये आ गया, काम तमाम। आगे की बात करें, फाइन एडियाबेटिक। हाँ, एडियाबेटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर 0, हटाओ फसादी खत्म हो गई। तो डेल्टा क्यू बराबर 0, डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्लू। अब हमें डब्लू तो नहीं पता है, बट हमें डेल्टा यू तो पता है। डेल्टा यू तो हमें डब्लू नहीं पता है, ठीक है, बट हमें डेल्टा यू तो पता है। डेल्टा यू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डब्लू। अच्छा, सीवी क्या होता है, ठीक है ठीक है, वो तो ठीक है, सब कुछ सही है। सीपी और सी में एक रिश्ता होता है, हाँ, सीपी माइनस सी आर, और एक रिश्ता और होता है गामा वाला, वो गामा वाला बताओ, पता है ना गामा। तो सीपी बाई सीवी गामा के बराबर होता है, और सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है। तो इन दोनों को यूज करके जब हम सीवी निकालते, सीवी का एक फॉर्मूला और आता है, आर अपॉन, पढ़ा है बचपन में, इसको यहां डाल दो माइनस के साथ, माइनस बाद में एडजस्ट करेंगे, रुक जाओ। इसमें थोड़ा देखना, W बराबर माइनस ऑफ एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, यानी कि एन आर T2 माइनस एन आर T1। क्या एन आर T2 माइनस एन आर T1 को क्या मैं P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकता हूँ, PV बराबर एन आर टी, तो हमेशा ही वैलिड है। आगे में लगा हुआ है माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन, इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, नहीं आया क्या, आ गया ना। और एडियाबेटिक प्रोसेस में और भी कुछ होता है, पीबी की पावर गामा क्या होता है, चलो और टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर, तीसरा वाला मुझे याद नहीं, जल्दी बताओ, और टी की पावर, पक्का ना, ये 3 रिलेशन भी होता है, तुम्हें याद होना चाहिए, कभी कभी यूज पड़ता है। आगे बात करें, अरे बताओ, आगे हम बात करने वाले हैं कौन से प्रोसेस की, पॉलीट्रॉपिक। किसकी बात करेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे, करें ना कोई दुविधा है, पूछो, किसी को कोई दुख परेशानी दर्द गम शंका लघु शंका कुछ भी हो सकता है। जब कैमरा उधर रहता है तो इधर इधर नहीं दिख रहा होता है, ऐसे करके माइक को साइलेंट करो, फिगर ऑफ स्पीच या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कैमरा के सामने भी आ जाए, बस माइक आएगा तो नहीं ना, नहीं आएगा श्योर है भाई। अपन कौन सी प्रोसेस की बात करते हैं, पॉलीट्रॉपिक।
पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक में बहुत पास पास का रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है बताओ? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पांचवा होता है ना, पीवी की पावर m बराबर कांस्टेंट, गामा नहीं m। m बोले तो m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/2 5/2 10/2 कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट गामा। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गामा को छोड़ के m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और तुमने अभी तो एक क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किया था, वर्क निकाला था ना अभी, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, यही है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसके लिए अलग अलग पैरामीटर की बात करते हैं। चलो अब ये और ये देखने में तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, यानी कि इसमें भी वो सारा इक्वेशन वैलिड है। कौन कौन सा? ये और p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा नहीं, ये सब वैलिड है यहाँ पे। बट यहाँ पे अपन थोड़ा बात कर लेते हैं इसके वर्क की और सब की बात करते हैं। चलो पॉलीट्रॉपिक में जब हमने वर्क का कैलकुलेशन किया, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं। आपने को पता है कि पीवी की पावर m बराबर कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट को k मान लिया, k मान लेने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी किया, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से वो सारा डिराइव किया, तो इसका वर्क और उसका वर्क लगभग क्या आया? सेम ही आया। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया क्या? इसका वर्क और उसका वर्क लगभग क्या आया? सेम ही आया। यानी कि इस केस में भी वर्क क्या आएगा? कंपेयर करके जल्दी से बताओ क्या आएगा? P1 V1 और डेल्टा यू तो हर जगह सेम है, कितना होता है? अच्छा क्या मैं इसको देखना एन आर डेल्टा टी T2 माइनस T1 लिख रहा हूं, लिखना चाहिए था T1 माइनस T2, बट उस माइनस को नीचे मैं एडजस्ट कर रहा हूं। लिख सकता हूं ना? लिख सकते हैं ना? और हमें पता है कि डेल्टा क्यू क्या होता है। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है, बट ये पॉलीट्रॉपिक है, डेल्टा क्यू 0 मत करना, नॉर्मल है, नॉर्मल अलग प्रोसेस है। डेल्टा क्यू क्या होता है नॉर्मली? डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी प्लस, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हो तुम? एन सी, सीपी कांस्टेंट प्रेशर के लिए, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए सी कुछ होगा, अपने को नहीं पता। तो सी क्या आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए? बोलो। ये कोई नया सी है? हो गया? अब सवालों पे आएंगे। हो गया? स्टार्ट कर सकते हैं सवाल? एक वजह से साइक्लिक प्रोसेस बचा हुआ है, वो भी कर ही देते हैं यार, कुछ है नहीं उसमें भी। कितने मिनट है? 10 मिनट बचे। क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था क्या? चल झूठ मत बोल। लेट से स्टार्ट हुआ था ना? 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखते हैं। चलो कोई नहीं। हाँ ये भी सही है, वो बता रहे हैं 15 मिनट लेट हुआ था क्या? देखो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस नाम है साइक्लिक, मतलब साइकिल, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म कर दिए, कोई कुछ भी है नहीं। आज अच्छा एक काम करते हैं, आज सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर लेते हैं, कल सारा न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ओके फाइन। चलो साइक्लिक प्रोसेस का क्या खासियत होता है एक बात बताओ। मान लो मैं बोलूं कि पीवी ग्राफ है, सपोज करो ऐसा ग्राफ है, बताओ वर्क डन पॉजिटिव की निगेटिव सोच के? वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिजिक्स में हो वर्क डन पॉजिटिव, एक्सपेंशन में फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव, गैस ने वर्क किया होगा ना, वर्क डन पॉजिटिव। अच्छा वर्क डन पीवी का हुआ क्या इसके अंदर का? एरिया घुमा दिया,
इस पार्ट का वर्क डन निगेटिव, एरिया जीरो नहीं होगा। इतना एरिया आया और इसमें इतना एरिया आया, तो नेट एरिया पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। यानी कि साइकिल कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन पॉजिटिव। और वर्क डन होगा क्या इसके अंदर का? पीवी ग्राफ में, बाकी ग्राफ में नहीं, पीवी ग्राफ में। साइक्लिक प्रोसेस की और खास बात क्या होती है, जहां से स्टार्ट किए वहीं पर खत्म कर दिए, तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर क्या होगा? और फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा यू कितना हो गया? डेल्टा यू जीरो हो गया, यानी कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये खासियत होगी साइक्लिक प्रोसेस की। क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव। नहीं आया क्या समझ में? ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस आगे। इसमें आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मतलब इसमें सिर्फ सवाल ही करेंगे, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी तो मैं सवाल ऐसा करवा दूंगा कि टेंशन लेना है। और आईआईटी में एक सवाल भी आया था, देखे थे? साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर इस बार जो आया था, वन शॉट में भी करवाया है, नहीं देखे क्या? बहुत सिंपल था, चलो खैर करवा दूंगा। ये हो गया। अपन बात कर लेते हैं कार्नोट इंजन की। हाँ, वो लगभग आखिरी है, उसके बाद जो एक दो टॉपिक बचेगा कल करवा देंगे। थ्योरेटिकल में लगभग आखिरी है, और मिक्सचर विक्सचर का है थोड़ा बहुत, तो कल करवा देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं इंजन की अपन बात करते हैं। हीट इंजन कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ। देखो, तुम्हें पता ही होगा, वैसे तो नहीं पता तो देख लो। ये मान लो एक सोर्स है, सोर्स मतलब जो एनर्जी दे रहा है, बीच में लगा होता है एक इंजन, और एक होता है, क्या होता है बताओ? सिंक। सोर्स, इंजन, सिंक, ये तीन पार्ट होता है किसी भी हीट इंजन का, ये तीन पार्ट होता है। सोर्स से इंजन क्या करता है, कुछ एनर्जी लेता है, मान लो Q1 एनर्जी लिया, और इंजन उसको क्या करता है, उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। बट सारे एनर्जी को वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कुछ एनर्जी को नीचे सिंक में भेज देता है। जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यानी कि वर्क डन कितना हो गया जल्दी बताओ? Q1 माइनस Q2, ये वर्क डन हो गया। इंजन की इफिशियंसी होता है जितना वो वर्क में कन्वर्ट कर पाया, प्लस डिवाइडेड बाय जितना हमने उसको दिया। वर्क में कितना कन्वर्ट कर पाया, कितना ये लिया, तो किसी भी इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, किसी भी इंजन की, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यही चाहे इंजन दुनिया में कोई भी हो। अब एक सुनना, जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस में दे दिया कि एक इंजन साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तुम्हें बोल दिया कि इफिशियंसी बताओ। सवाल ऐसा मैं कल करवाऊंगा खैर। तो अगर मान लो मैंने बोला कि इंजन साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तुम्हें इफिशियंसी बतानी है, तो कैसे निकालोगे? उस तीन तरह का पार्ट है उसमें, साइक्लिक प्रोसेस में तीन पार्ट है, तो हर पार्ट का तुम पहले क्या निकाल लो, Q और W। क्या निकाल लो? टोटल W जोड़ दो, वो टोटल वर्क आ गया साइक्लिक प्रोसेस का। लेकिन उस Q में पॉजिटिव वाला भी Q है, निगेटिव वाला भी Q है। तुम्हें कौन सा Q लेना है इफिशियंसी निकालने के लिए? पॉजिटिव वाला, जो सिस्टम को हमने दिया, जो निकाल दिया, उससे अपने को थोड़ी मतलब है। वर्क अपॉन जो सिस्टम से एनर्जी उसने ली, ये होता है इफिशियंसी। वर्क अपॉन जो सिस्टम से एनर्जी ली, और सिस्टम से जो एनर्जी लिया, जो सिस्टम एनर्जी लिया, वो एनर्जी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए जो निकालता है उसकी बात नहीं करनी। अच्छा, हम समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरा कोई पीवी ग्राफ दिया हुआ है, सपोज करो साइक्लिक प्रोसेस का ऐसा कुछ ग्राफ है, मान लेते। मैंने बोला ए बी सी, मैंने बोला ए से सी में वर्क डन तो पॉजिटिव है, और Q जो है वो निगेटिव है। कुछ Q निकाला, वो निकल गया। एक इस प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 है, Q की वैल्यू पॉजिटिव है मान लो, और इस प्रोसेस के लिए वर्क डन निगेटिव है और Q पॉजिटिव है। मैंने बोला ये प्रोसेस, ये इंजन परफॉर्म कर रहा है, तो इंजन की इफिशियंसी बताओ। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन जो एनर्जी उसने सिस्टम से ली। वर्क क्या क्या है? ये और ये माइनस कर दिया, नेटवर्क आ गया, डिवाइडेड बाय जो सिस्टम से एनर्जी ली। कौन सी एनर्जी सिस्टम से ली? कौन सी ली? ये वाला, या तो ये, इनको जोड़ दोगे तो वो आएगा इफिशियंसी। नहीं आई बात समझ में? कल सवाल करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन एक
स्पेशल तरह का इंजन होता है जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन, जिससे हर बार मेंस में सवाल पूछता ही पूछता है, वो होता है कार्नोट इंजन। इसका सवाल मैं करवाऊंगा कल वैसे तो। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ हीट इंजन होता है। कार्नोट इंजन एक स्पेशल टाइप ऑफ हीट इंजन होता है जो नॉर्मल हीट इंजन की तरह ही होता है, बट उसमें हीट इंजन जो प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस ही होता है, बट उसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोथर्मल होता है। जैसे अभी मैंने पिक्चर बनाया था ना, तो वो पिक्चर में कुछ प्रोसेस था, 3 तरह का प्रोसेस था। उसी तरह कार्नोट इंजन में उसमें 4 तरह का प्रोसेस होता है, वो भी एक साइक्लिक ही होता है, बट उसमें 2 एडियाबैटिक होता है और 2 आइसोथर्मल होता है। जब हमने रिलेशन निकाला कि सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं, सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं टी हॉट, ये आ गया इंजन, और सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं टी कोल्ड। तो बस अंतर क्या हुआ, इसमें भी फॉर्मूला सेम ही है, इफिशियंसी बराबर मॉड W अपॉन Q1, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही Q1 वही Q2, ये भी कार्नोट ही है, सेम है, इंजन ही है वो भी। जब हमने निकाला तो ये भी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गया, सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे आता है जब मैंने उस चारों प्रोसेस को एनालाइज करके एक स्पेशल रिजल्ट वहां से निकल जाता है, जो रिजल्ट हमें याद करना होता है। वो रिजल्ट का प्रूफ भी तुम्हें कई सारे बुक में या केमिस्ट्री में मिल जाएगा। कैसा रिजल्ट क्या होता है? Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू इस सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के रिलेशन में निकल जाती है टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। यानी कि स्पेशली कार्नोट इंजन के लिए, बाकी इंजन के लिए नहीं, स्पेशली कार्नोट इंजन के लिए इफिशियंसी का ये फॉर्मूला तो है ही, साथ में एक फॉर्मूला और है 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। बस ये डिफरेंस आ जाता है कार्नोट में। ये तो यूनिवर्सल है, इसमें तो कोई, ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह ये, इसमें भी होगा अप्लाई, बट इसके साथ कार्नोट में स्पेशली ये फॉर्मूला आ जाता है, बस ये डिफरेंस आ जाता है कार्नोट में, बाकी कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल हीट इंजन ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है हीट इंजन का, और कुछ ही फंडा नहीं है। कल कुछ थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हुए। आज तुम्हें होमवर्क कम मिला है KTG में। कम क्यों मिला है? ताकि तुम प्रीवियस ईयर करो, इसीलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर तुम्हारा जितना भी पेंडिंग है वो करो। डाउट होता है प्रीवियस ईयर में क्लास में डिस्कस नहीं करता हूँ, तुम मुझसे बाहर पूछ लो, बाहर में डिस्कस कर लेना, टेंशन क्या है, बट करो, ठीक है। कल मिलते हैं।